अभी तक जो है हम लोग बीपीएससी के 120 क्वेश्चन को देख चुके हैं। क्या दिक्कत है? बीपीएससी के 120 क्वेश्चन को देख चुके हैं। हेलो, माय नेम इज वरुण। वी आर डिस्कसिंग द क्लास फ्रॉम आदित्य सिविल सर्विस। और ये जो क्लासेस है ये आपका बीपीएससी के क्वेश्चन को कवर कर रहा है। ठीक है, जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और हम लोग जो मेनली देख रहे हैं वो 66 बीपीएससी का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो है आपका जो 66 बीपीएससी हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर में उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इस अभी तक हम लोग 8th एपिसोड देख चुके हैं एंड दिस इज द 9th एपिसोड। ये 9वां एपिसोड है। तो 8th एपिसोड में हम लोग जो है जीएस के क्वेश्चन को देख चुके हैं और 9वां एपिसोड जो है इसमें भी जीएस से ही क्वेश्चन है और बिहार रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये एपिसोड खत्म होने के साथ ही 66 बीपीएससी के सारे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके होंगे। ठीक है, तो आपके पास 140 क्वेश्चन का लिस्ट होगा और आप इस वीडियो को कभी भी प्ले करके देख सकते हैं कि आप अपना क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। ये 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है जिसमें 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। ये जो वीडियो होगा इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं आपका क्लासेस। अभी जो है हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है। वो क्वेश्चन था कि वर्तमान में उस समय 2019 में 20 में जो आया था उसमें महिला आयोग की प्रमुख कौन थी। ऑप्शन ए है ममता शर्मा, ऑप्शन सी है ललिता कुमार मंगलम, ऑप्शन सी है रेखा शर्मा, ऑप्शन डी है स्मृति ईरानी और ऑप्शन डी है ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। मतलब महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि ये महिला आयोग क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये एक एक्ट से बना है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है राष्ट्रीय महिला आयोग, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट से बनाया गया है। अब किस एक्ट से बनाया गया है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को किस एक्ट से बनाया गया है। ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो उस राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो इसमें यह क्वेश्चन रहेगा कि महिला आयोग का आप ये भी देख सकते हैं अपने पॉलिटी के क्वेश्चन से कि महिला आयोग का क्या काम रहता है। ठीक है, महिला का अगर के साथ वायलेंस हो रहा है या उसके फंडामेंटल राइट का वायलेंस हो रहा है या उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो फीमेल कैन अप्रोच महिला आयोग। ठीक है, एक जो फीमेल है वो महिला आयोग को अप्रोच कर सकती है। तो ये काम है महिला आयोग का कि अगर किसी भी फीमेल का फंडामेंटल राइट, उसका लीगल राइट्स या उसके साथ वायलेंस हो रहा है, ठीक है, उसके साथ मेंटल और फिजिकल टॉर्चर हो रहा है तो सी कैन अप्रोच टू द महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग या हर स्टेट में महिला आयोग होती है वहां जाकर वो अप्रोच कर सकती है। ठीक है, जैसे कंगना रनावत ने ऋतिक रोशन के ऊपर जो लगाया था, एलिगेशन लगाया था, तो वो राष्ट्रीय महिला आयोग के पास गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। आई थिंक अमित ने ये आंसर सही दिया है, दैट इज रेखा शर्मा जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है अभी। ठीक है, तो इसको हम देख लिए। हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि महिला आयोग जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब मेन जो है देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी, दोनों के बीच में डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी किसी एक्ट से बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग किसी एक्ट से बनाया गया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि कहीं पर महिलाओं का के ऊपर अगर वायलेंस होता है तो उसको देखना। ठीक है, ये अभी प्रमुख है रेखा शर्मा। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है। मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इस दोनों का मतलब क्या है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब विधि का नियम और कानून का अधिराज का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र,
ऑप्शन बी है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। ऑप्शन सी है सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। और ऑप्शन डी है एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको इसके ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। अगर आप फर्स्ट को पढ़े कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ये बिल्कुल सूट, ये क्लिक कर रहा है माइंड पे कि विधि का नियम या कानून का अधिराज, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ए है। ऑप्शन ए जो है ये सही बता रहा है कि विधि का नियम मतलब रूल ऑफ लॉ जो है वो, और कानून का अधिराज मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही सूट कर रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ये बिल्कुल जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सूट कर रहा है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, मतलब पंचायती PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd और 74th संवैधानिक संशोधन करके ये इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार ने इसको एस्टेब्लिश किया था। तो इसमें किस अनुच्छेद के तहत 29 कार्य 29 वर्क करने का पावर जो है ये पंचायत को दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243H, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243E, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 243F और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 243G, या ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर डी आंसर सही है। अनुच्छेद 243G जो है ये बताता है, कार्यों की सूची बताता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या क्या काम करना है उस कार्य की जो सूची है ये अनुच्छेद 243G बताता है कि पंचायत को क्या क्या काम करना है। ये किस सूची में है और किस अनुच्छेद की किस सूची में है? कि 243G में है। अब बाकी अनुच्छेद को भी हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 243H जो है ये बताता है कि पंचायत को टैक्स इंपोज, किस किस चीज पे पंचायत जो है वो टैक्स इंपोज कर सकता है। 243H जो है ये बताता है कि पंचायत किस किस चीजों पे पंचायत टैक्स लगा सकता है। 243E जो है आपका ये पंचायत के ड्यूरेशन के बारे में बताता है कि पंचायत का जो है क्या ड्यूरेशन है, पंचायत का क्या, एक पंचायत कितने दिन तक कार्य करेगा, ये 243E बताएगा। और 243F बताएगा कि किसी भी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, किसी भी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, 243G जो है ये बताता है कि किस किस सूची पे, वो 29 जो सूची है, 29 सूची जो है वो किस आर्टिकल में है। पंचायत जो है 29 सब्जेक्ट्स पे अपना लॉ बना सकते हैं, उनपे उनका अधिकार है। ठीक है, उनपे वो कार्य कर सकता है, लॉ नहीं बना सकता, सॉरी, उनपे उनको कार्य करने का अधिकार है। 243G के तहत उनको 29 सूची पे कार्य करने का अधिकार है। बट 243H क्या कहता है कि पंचायत किस किस चीज पे टैक्स लगा सकता है, ये उसको पावर दिया गया है 243H के तहत। 243E के तहत उसको पावर दिया गया है, उसमें यह बताया गया कि पंचायत का ड्यूरेशन कितने रहेगा, कितने एक टर्म, एक जो पंचायत का जो टर्म होगा वो कितने दिन का होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। तो 5 साल का जो टर्म है ये आपका ड्यूरेशन जो है ई में दिया है। और 243F बताया है कि किसी भी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है, हाउ मे मेंबर बिकेम डिस्क्वालिफाई, किस शर्त पे वो डिस्क्वालिफाई करेगा, तो ये आपका 243F बता रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का था उस टाइम का, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA कब पारित हुआ? ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019 और 11 अक्टूबर 2020। और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको थोड़ा सा भी अगर इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे तो कुछ हद तक आंसर सही जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि CAA पे जो प्रोटेस्ट था ये आपका कोविड से पहले से चल रहा था। कोरोना का जो फर्स्ट वेव आया था उससे पहले से ही कोविड ये इस पे प्रोटेस्ट चल रहा था CAA पे। तो कोरोना तो आपके मार्च 2020 में आ गया था। ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आपने एलिमिनेट कर दिया कि डी बिल्कुल नहीं होगा। बाकी में देखना है तो आपको मेन कंफ्यूजन होगा, ये 2018 को भी आप एलिमिनेट कर देंगे, नहीं इतना पहले नहीं आया था।
बीजेपी अपनी फर्स्ट टर्म में भी ये नहीं लाया था। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पहली टर्म में सीए पे नहीं लाया था। सीए हुआ या आपका 370 पे जो कानून था, भारतीय जनता पार्टी अपने फर्स्ट टेन्योर में ये कानून नहीं बनाया था, तो इसको भी आप हटा दीजिए। अब आप 3 ऑप्शन पे रह गए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई। तो अगर आप 11 दिसंबर 2019 या 11 अक्टूबर 2019 या ये होगा, तो आप ज्यादातर 50% पे अभी आप आ चुके हैं, तो आप मार्क करें, तो आपका जो सही जवाब होगा वो बी होगा कि सीए पे सरकार ने जो कानून बनाया था, केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे जो कानून बनाया था, ये 11 दिसंबर 2019 को बनाया था। अब ये क्या था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, से कोई भी माइनॉरिटी, वहां की माइनॉरिटी, फॉर एग्जांपल हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, ये लोग इंडिया अगर आए हैं 2014, अगर वो इंडिया आए हैं, आना चाहते हैं, तो उनको भारत सरकार उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत, 1955 के तहत उनको भारत के नागरिक बनने का दर्जा प्राप्त करेगा। ये सीए था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाई मुस्लिम्स आर प्रोटेस्टिंग। इंडिया के जो मुस्लिम थे वो क्यों इस कानून पे विरोध कर रहे थे, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दे आर अपोजिंग कि सीए जो है ये गलत है। तो मैं इस पे एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा कि व्हाई द मुस्लिम ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन यूथ आर मेनली अपोजिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसमें इसकी पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। बट नागरिकता संशोधन कानून जो है कब पारित हुआ, वो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में मैं ये भी बता चुका हूं कि किस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, हाउ यू एलिमिनेट द ऑप्शन। आपने इसको 2020 को एलिमिनेट कर दिया। अपने ये भी अगर पता होगा कि मोदी सरकार ने अपने सेकंड टेन्योर में ये लाया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आप 50% ऑप्शन पे चले गए, मतलब आपने 100% में से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, तो आप 50% पे चांस है हेड और टेल पे। आप अगर इस पर अगर आप रिस्क भी लेते हैं तो डेफिनेटली आंसर सही होता है। यह 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ। कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा देना है, ये जो इसका जो संशोधन जो आया, इसका सबसे पहली शुरुआत, संवैधानिक शुरुआत कहां से हुई, वैधानिक शुरुआत कब हुई। ठीक है, वैधानिक संवैधानिक शुरुआत कब की गई, मतलब पहले अटेम्प्ट कब से स्टार्ट हुआ कि 1991 में आपका राजीव गांधी की सरकार ने उससे पहले ही ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया था। बट ये शुरुआत कब हुआ, वैधानिक शुरुआत कब हुई। इससे पहले भी कभी अटेम्प्ट किया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्रोवाइड करने के लिए, क्या इससे पहले भी कभी शुरुआत की गई थी। तो ये ऑप्शन आपका ए बी सी डी में और ई में ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 63वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 64वां संविधान संशोधन बिल, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी कि 64वें संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी ने अटेम्प्ट किया था। फर्स्ट 1985 में राजीव गांधी ने अटेम्प्ट किया था कि यस, हम जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दे, संवैधानिक दर्जा दे, इसका अटेम्प्ट किया था। बट ये बिल राज्यसभा में वो पास नहीं कर पाए थे। ये कांट एबल टू पास द बिल इन राज्यसभा। ये लोकसभा में पास हुआ बट राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया और ये बिल लैप्स कर गया। ठीक है, बाद में 73वें संविधान संशोधन से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराकर संविधान, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, पंचायती राज व्यवस्था को लीगल राइट्स प्रोवाइड किया। तो ये डी आंसर इसका सही होगा। क्लियर है, दिस थिंग इज क्लियर कि 64वां संविधान संशोधन के तहत इसको लीगल राइट्स मिला, सरकार ने लीगल राइट्स प्रोवाइड किया। 73वें संविधान संशोधन से लीगल राइट्स प्रोवाइड किया, बट 64वां जो था उसमें सरकार ने अटेम्प्ट किया, राजीव गांधी की सरकार ने ये अटेम्प्ट किया, बट वो फेल हो गया क्योंकि राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया। दिस बिल कांट पास इन राज्यसभा, स्टक रह गया राज्यसभा में, तो नहीं हो पाया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो 64वें में ही सरकार ने किया था, बट 73वें में इसको सरकार पास हो गई, मतलब सरकार ने इस बिल को एक्ट में बदल दिया और जो है ये दिन से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा मिल गया। हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविका उपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है कि बिहार सरकार ने मतलब 2018 में एक नई योजना दी, उसका नाम है सतत जीविका उपार्जन योजना।
उस योजना का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देना, ऑप्शन बी है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, ऑप्शन सी है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय और सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, और ऑप्शन डी है युवाओं की दक्षता को वृद्धि करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अगर ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि अगर आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन में आंसर मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपका जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें वो सारे ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि ये ऑप्शन सही, ये सही, ये सही, ये सही, बट आपको अगर 100% एक्यूरेसी है तभी आप इसमें मार्क कर सकते हैं। तो अगर आप जीविका, सतत जीविका उपार्जन देखें तो ये ऑप्शन ई होगा, इसमें से कोई आंसर जो है वो सही नहीं है। ये था कि सरकार ने जब अल्कोहल को बिहार में लिकर जो बंद किया था, लिकर को जब बैन किया था, तो आफ्टर बैनिंग द लिकर सरकार ने बहुत सारे लोगों को जो लिकर सेलिंग करते थे और मैन्युफैक्चरिंग करते थे उसका कहीं ना कहीं रोजगार, उनका उससे रोजगार जुड़ा हुआ था, रोजगार सृजन उससे जुड़ा हुआ था, बट उनकी रोजगार चली गई थी। उनके लिए सरकार ने सतत जीविका उपार्जन योजना लगाया कि वो लोग भी चाहे तो दूसरा किसी अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते, दूसरा कोई अपनी बिजनेस के लिए कोई स्टार्टअप कर सकते, सरकार उसके लिए उसको इकोनॉमिकल मदद देने के लिए तैयार थी। ये था सतत जीविका उपार्जन। क्या था कि जो लोग पहले शराब बेच रहे थे या शराब वाले फैक्ट्री में उनका इंगेजमेंट था, ठीक है, तो उनका शराब बंद होने से, लिकर बंद होने से बिहार में उनकी रोजगारी चली गई, तो सतत जीविका उपार्जन योजना के तहत उन लोगों को कुछ सरकार पैसा देगी ताकि वो एक अलग न्यू स्टार्टअप लॉन्च कर सके। ये जो था ये था, मतलब एक नया अपना कुछ अलग स्टार्टअप कर सके, ठीक है, अपना अलग जीविका उपार्जन के लिए अलग कोई योजना, अलग कोई ट्रेडिंग कर सके। ये था ऑप्शन सतत जीविका उपार्जन। इसमें से सारे ऑप्शन गलत है, बट ये क्वेश्चन एक ऐसा था कि इफ यू नो द आंसर ओनली यू कैन थंबनेल, अदरवाइज आप नहीं कर सकते इसको। 8 जो है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में से निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? जो बिहार सरकार को जो 7 निश्चय है इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है महिला रोजगार, ऑप्शन बी है साफ पीने का पानी, ऑप्शन सी है सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, और ऑप्शन डी है बाल कल्याण, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। कौन सा चीज शामिल नहीं है आपका 7 निश्चय में? 7 निश्चय जो सरकार की जो स्कीम थी इसमें किस चीज को शामिल नहीं किया गया? तो इसमें से बाल कल्याण को शामिल नहीं किया गया, महिला रोजगार है ही, पीने का पानी है ही, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति है, बट बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर जो है ये सरकार का नहीं था मोटिव 7 निश्चय में, ठीक है। बाकी आपको 3 तो मैं बता दिया हूं, 4 निश्चय और जो सरकार का था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सरकार ने जो, बिहार सरकार ने जो 7 निश्चय स्कीम है उसमें से 3 स्कीम तो ये है महिला रोजगार, साफ पीने का पानी और सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, बट 4 और कौन से सरकार का जो सरकार ने निश्चय किया था कि मैं ये काम करूंगा, कौन कौन से काम थे उसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। बाल कल्याण वो सरकार ने 7 निश्चय में इंप्लीमेंट नहीं किया था, चाइल्ड वेलफेयर सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया। आगे अब लोग जाते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों में देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह था, कितना कम है? 2018 की अपेक्षा ये शुद्ध राज्य घरेलू, मतलब स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में कितना कम है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय औसत से 75%, राष्ट्रीय औसत से 60%, राष्ट्रीय औसत से 50% और राष्ट्रीय औसत से 33%। ऑप्शन ई है कि राष्ट्रीय उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ऑप्शन बी इसका सही है कि राष्ट्रीय औसत से 33% कम है, ठीक है। ये जो है राष्ट्रीय औसत से 33% कम है भारत का पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब प्रति व्यक्ति राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो राष्ट्रीय सकल पर कैपिटा, नेशनल पर कैपिटा जो है उससे 33% कम है। मतलब राष्ट्र का जो प्रति व्यक्ति आय है उससे बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 33% कम है। ये आसान भाषा में ये समझ लें, ठीक है, कि अगर इंडिया का फॉर एग्जांपल मान चले 100 रुपीज 100 पर कैपिटा इनकम है, तो भारत का जो है वो बिहार का जो है वो 66 ही पर कैपिटा इनकम है, मतलब 33% कम है। ये है इसका। 9वें नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत सरकार ने खाद्य प्रबंधन के निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? मतलब फूड
खाद्य प्रबंधन में कौन सा ऐसा जो नियम है वो भारत सरकार का नहीं है, भारत का सरकार का वो उद्देश्य नहीं रहता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है खाद्यान्नों का वितरण, ऑप्शन बी है खाद्यान्नों की खरीदी, ऑप्शन सी है खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, और ऑप्शन डी है खाद्यान्नों का निर्यात, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आपको कि सरकार जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, वो लोगों को जो मिड ये देता है पीडीएस के थ्रू जो भोजन देता है, उसमें से कौन सा वो जो बफर स्टॉक करके रखता है, उसमें सरकार का क्या उद्देश्य नहीं है। तो खाद्य का वितरण है ही, खाद्य की खरीदी भी है, बट खाद्य का बफर स्टॉक भी है, बट खाद्य का निर्यात एक्सपोर्ट करे ये सरकार का उद्देश्य नहीं रहता है। ये ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य है, रेवेन्यू डेफिसिट का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है, भारत सरकार ने अपने कुल व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं। क्या ये राजस्व घाटा है। ऑप्शन बी है कि भारत सरकार अपने उन व्ययों का वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजी परिस्थिति का निर्माण नहीं करता है। ऑप्शन सी है, भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता, और ऑप्शन डी है भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की आवश्यकता, और ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे तो आप एलिमिनेशन का यूज करें। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे तो ये बिल्कुल भारत सरकार को रिजर्व बैंक से प्रतिभूति के बीच में पैसा लेना, ये तो बिल्कुल नहीं है, इसको काट दीजिए। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की आवश्यकता, ये भी काट दीजिए। मतलब डी और सी तो काट दीजिए। अब बचता है ये दोनों, बट ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। आंसर ए होगा या बी होगा। ए जो कहता है उसके अपोजिट बी कहता है। ए कहता है कि भारत सरकार अपने उन व्यय का वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता जो पूंजी परिस्थिति का निर्माण, मतलब कैपिटल रिसिप्ट जो है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो खर्चा करता है वो है राजस्व घाटा। बट ये है कि भारत सरकार अपने उन व्यय का वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजी वित्त परिस्थितियों का निर्माण नहीं करता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये सही है, रेवेन्यू डेफिसिट। और ये जो बता रहा है वो बता रहा है, ये जो बता रहा है वो बता रहा है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये तो रेवेन्यू डेफिसिट है बी, और बी राजस्व घाटा ये बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है कि अगर सरकार को घाटा हो रहा है, बट वो अगर घाटे का जो पैसा है वो अगर कैपिटल इंफॉर्मेशन में नहीं यूज हो रहा है तो वो रेवेन्यू डेफिसिट है। अगर कैपिटल में जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा ये आंसर। ठीक है, इनमें बजट के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव जब वीडियो आएगा तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है सऊदी अरब, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 2019-20 में सबसे बड़ा भागीदार, व्यापारिक भागीदार कौन था, बिजनेस पार्टनर कौन था, ट्रेड पार्टनर कौन था, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था। बट अभी जो है 2021-22 में देखेंगे तो चीन हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन चुका है। ठीक है, सबसे बड़ा, हम सबसे बड़ा ट्रेड अभी चीन से कर रहे हैं डिस्पाइट हैव सो मेनी रिस्ट्रिक्शन। 12 है, भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है। दूरसंचार, रेलवे, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, और इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारत माला परियोजना के तहत सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से संबंधित है। ठीक है, दैट इज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से संबंधित है। 13वां क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पाद की सूचकांक को जारी करती है। औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक को कौन जारी करता है, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को आईआईपी को कौन जारी करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सेंट्रल केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सांख्यिक संस्थान, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये इसमें से आंसर जो होगा ई होगा, बिकॉज एक भी क्वेश्चन आंसर जो है ये सही नहीं है। इसका जो आईआईपी जो जारी करता है औद्योगिक उत्पाद का जो सूचकांक जो जारी करता है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये आपका एनएसओ जारी करता है। ठीक है, एनएसओ जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये जारी करता है।
पहले जो था वो एनएसएसओ करता था, बाद में इसको सीएसओ ने किया, और अब जो है ये दोनों मर्ज करके एक नया बॉडी बनाया एनएसओ, ये जारी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ई सही होगा इसका आंसर। 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत में अपने क्रम में सुधार किया है, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने सुधार किया, वो कितना सुधार किया ये बताना है। ऑप्शन ए है विगत वर्ष से 77 से 63वां स्थान पर, विगत वर्ष से 130 से 100वां स्थान पर, विगत वर्ष से 100वें से 77वें स्थान पे, और विगत वर्ष से 70 से 67वें स्थान पे, और ऑप्शन यह है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें सरकार ने कितना सुधार किया है, तो ऑप्शन ए होगा विगत वर्ष से 77 जो था उससे अब 63वें स्थान पे सरकार आई है, तो सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया है। अब आपको यह बताना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये कौन रिलीज करता है, ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख की प्रवाह को बढ़ाने के लिए 2020-21 में के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए है 10 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 13.5 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 15 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 16.5 लाख करोड़, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आपको ये लगेगा कि ये फिगर है, बट अगर आपको आंसर पता है देन ओनली यू मार्क द आंसर, अदरवाइज नो। ऑप्शन सी है 15 लाख करोड़। सरकार ने संस्थागत कृषि साख के प्रवाह के लिए 15 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया था 2020-21 में। ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए सिंचाई के लिए किसानों को मानसून पर निर्भरता कम करना, ये क्या है। ऑप्शन बी है कृषि के लिए किसानों की साहूकार पर निर्भरता कम करना। ऑप्शन सी है भारत में फूलों की खेती का संवर्धन करना, और ऑप्शन डी है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, और ऑप्शन ये इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अगर आपको इस स्कीम के बारे में पता है देन ओनली यू मार्क द आंसर, अदरवाइज यू नॉट मार्क द आंसर। ऑप्शन डी जो है वो सही है कि किसानों की डीजल तथा केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ये पीएम कुसुम योजना जो है उसका लक्ष्य है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व बैंक के शीर्ष 100 बैंकों की सूची में शामिल है। विश्व के 100 बैंकों की सूची में शामिल है, ये है। ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। मतलब कौन सा ऐसा बैंक है, बिजनेस बैंक है, व्यापारिक बैंक है, जो विश्व के 100 बैंकों की सूची में शामिल है, मतलब दुनिया के जो टॉप 100 बैंक है उसकी सूची में शामिल है। तो आप प्राइवेट बैंक सोच रहे हैं, बट इसमें आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसका 67वां नंबर है, 67वां स्थान है 100 बैंकों की सूची में। स्टेट बैंक का 67वां स्थान है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार ने 2020-21 में बजट के लिए एक नई योजना निर्भीक घोषणा की है, जो अर्थव्यवस्था में से निम्न में से कौन से योजना को से लाभान्वित है। ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य क्षेत्र, ऑप्शन डी है निर्यात क्षेत्र, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो निर्भीक जो है आपका योजना जो है ये किस चीज के लिए है, तो निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है। निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजना है निर्भीक, डी आंसर सही होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरुआत की है। यह प्रणाली क्या है। ऑप्शन ए है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाए। ऑप्शन बी है बैंक की एनपीए को समस्या को हल करेगी। ऑप्शन सी है राज्य परियोजनाओं के प्रभावित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी, और ऑप्शन डी स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी, और ऑप्शन ये इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है कि राज्य के समस्त वित्त कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ये बिल्कुल सही आंसर, ये जो है ये सही है। ये बिहार सरकार का एक नया स्कीम है वित्त, वो है
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS, उसका यही मोटिव है। और 20वां नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार दिया गया था, और बिहार सरकार को भारत सरकार ने कृषि कर्मण पुरस्कार दिया था। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? ऑप्शन ए मक्का और गेहूं के उत्पादन या उत्पादकता के लिए, ऑप्शन बी है खाद्यान्नों की उत्पादकता के लिए, ऑप्शन सी है चावल के उत्पादन के लिए, और ऑप्शन डी है तिलहन के उत्पादन के लिए, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर जो है ये ए है, मक्का और गेहूं के उत्पादन तथा उत्पादकता के लिए ये बिहार सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड भारत सरकार ने अलॉकेट किया था 2 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज जो है हम लोग 20 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं, और ये जो है पूरा 66 बीपीएससी के सारे क्वेश्चन को अभी तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। एंड टोटल जीएस क्वेश्चन इज 140 एंड वी हैड डिस्कस टोटल 140 क्वेश्चन टिल दिस टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कोऑपरेशन टिल दिस टाइम।